नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहाँ इस पेशे की हर अच्छी बात तेज़ गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। टीवी में 26-27 साल गुजारे हैं। इतनी लंबी यात्रा के अपने उतार चढ़ाव भी हैं। अनेक साथी, वरिष्ठ, कनिष्ठ सब शामिल हैं। कितने लोगों ने साथ दिया है। इन अनुभवों के बारे में कभी भी वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं बोला जा सकता, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार तथ्यों के साथ भावनाएं मिल जाती हैं और भावनाओं के तूफान में बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं। बेहतर है कि इसे संक्षिप्त ही रहने दिया जाए। जो आदरणीय शख्स हैं उन्हें मैं याद कर ही रहा हूँ। काफ़ी सारी शानदार यादें हैं एनडीटीवी में, अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी। आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है, तब जब आपके पेशेवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो। कैसे एक का नाम ले सकते हैं। मैं जानता हूं कि पूर्व सहयोगी, मौजूदा सहयोगी सब मुझ में अपना हिस्सा देखते हैं, और वो सही भी है। मुझे सभी से कुछ ना कुछ मिला है। मैं सबका ही आभारी हूं। इसलिए एक का जिक्र कर बाकी को छोड़कर आप न्याय नहीं कर सकते, खासकर ऐसे दिन। वैसे भी इस वक्त तो हर चेहरा ही अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि सबने मेरे अनुभवों को, मेरे जीवन को समृद्ध किया है। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। अगस्त 1996 में एनडीटीवी से औपचारिक रूप से जुड़ा था। अगस्त 1996 में ट्रांसलेटर के रूप में, अनुवादक के रूप में। लेकिन उसके पहले कई महीनों तक मैं यहाँ चिट्ठियाँ छांटता रहा। बोरे में चिट्ठियाँ आती थीं और मेरे पास रख दी जाती थीं। तब दर्शक पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियाँ भेजा करते थे। देश भर से दर्शक अपने हाथों से अलग अलग कार्यक्रमों के एंकरों को लिखा करते थे। इन्हें पढ़ते हुए मैंने टीवी के कार्यक्रमों के आसपास दर्शकों को बनता देख रहा था। मेरा काम था उनकी बारीक नज़र से लिखी गई चिट्ठियों पर रिपोर्ट बनाना और एंकरों या कार्यक्रम के प्रोड्यूसर को सौंप देना। दिहाड़ी का काम था, उसी के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। तो एक तरह से जिन चिट्ठियों से एनडीटीवी में मेरी शुरुआत होती है, उनका आना जाना आज भी जारी है, आज तक जारी था। वो काम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इतने सारे सुझावों, जवाबों, अपेक्षाओं, शिकायतों और डांट के बीच सोना, जागना और जीना मुझे आपके हवाले करता चला गया। मैं खुद के पास तो रहा ही नहीं, आपके बीच गया तो घर ही नहीं लौटा। शायद अब कुछ वक्त मिलेगा खुद के साथ रहने का। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है। मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। तो खैर, उसके बाद अनुवादक बना और कई पत्रकारों की रिपोर्ट का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता रहा। इसके बाद मैं रिपोर्टर बन गया और फिर मेरी दैनिक रिपोर्ट की अलग यात्रा शुरू होती है। रवीश की रिपोर्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह से ये एनडीटीवी में ही संभव हुआ कि एक चिट्ठी छांटने वाला इसके एक चैनल का ग्रुप एडिटर, समूह संपादक बनता है, और आज उसे छोड़ रहा है, इस्तीफा दे रहा है। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां पीछे खड़ी हैं इस एक पत्रकार के पीछे। लेकिन आज के दिन मैं आप सभी के बीच दर्शकों की बात करना चाहता हूं। इस दौर में कुर्सी पर बैठे किरदारों को टूटते हुए देखा, सबने देखा। संस्थाओं को भस्म होते देखा, आपने देखा। नफरती तूफान में लोगों को भटकते देखा। मगर मैंने इसी दौर में एक नई संस्था भी बनते देखी है। वह संस्था है जनता की संस्था, दर्शकों की संस्था।
दर्शक ही अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। आप दर्शकों की संख्या भले कम है, मगर आप दर्शकों ने मिलकर जर्जर किए जा रहे इस लोकतंत्र में जनता नाम की संस्था का पौधा सूखने से बचा लिया। एनडीटीवी में मुझे जब भी अवसर मिला मैंने जान लगा दी। मैंने कभी उन अवसरों को अपने लिए नहीं देखा, बल्कि यही सोचा कि ये अवसर मुझे आप दर्शकों के लिए मिला है, इसलिए उन सभी अवसरों को आप दर्शकों की कहानियों से भरता चला गया। आप दर्शकों ने मेरी जानकारियों को दुरुस्त किया है, गलती की है तो डांटा भी है और काफी कुछ उसमें जोड़ भी दिया है। कई सारे एक्सपर्ट, कई सारे छात्र, कई सारे प्रवासी भारतीय, स्थानीय भारतीय दर्शक बनने के साथ साथ मेरा साथ दे रहे थे और पत्रकार भी बन रहे थे और इस पेशे के एक छोटे से द्वीप को बचा रहे थे। इस प्रक्रिया को बिखरते देखना, दर्शकों के बनने की प्रक्रिया को बिखरते देखना और फिर से बनते देखना बहुत सुखद अनुभव रहा। आप दर्शकों में से कईयों ने मेरे लिए अलग अलग भाषाओं से अनुवाद तक कर दिया। संसाधनों की हमेशा मेरे पास कमी रही, मगर आप सभी ने मिलकर पूरी कर दी, सिर्फ इसलिए कि प्राइम टाइम में जो भी जाए ठीक से जाए। वो मेरा नहीं, आपका प्राइम टाइम था। कभी खराब शो कर दिया तो आपने अपनी निराशा बताने में कोई संकोच नहीं की। आप वाकई लाजवाब हैं। दर्शक ही मेरे नियमित संपादक हैं, निरंतर संपादक हैं आप दर्शक मेरे। मैं अक्सर कहता हूं कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है। आपके जैसे दर्शकों के होने में ही किसी रवीश कुमार का होना है। आप हर मौसम में बरसात बनकर आ जाते हैं, सूखते पेड़ों को हरा करने आ जाते हैं कि लोकतंत्र भले खत्म हो जाए मगर उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे दर्शक अपनी जवाबदेही को, जिम्मेदारियों को बहुत खूब समझते हैं। इस मुश्किल वक्त में आपने एक पत्रकार पर भरोसा किया, उसे कितना प्यार दिया। कई बुजुर्ग माओं ने मेरे बाल सहला दिए, गाल छू लिए, तो किसी ने मेरे गमले में गुलाब के फूल लगा दिए, किसी ने चने का सत्तू भेज दिया कि मेरी सेहत ना खराब हो, किसी ने शहद भेज दी, किसी ने धूप में खड़े देखा तो सर पर गमछा तान दिया और छाता खोल दिया, किसी ने जेब में कलम रख दी, महंगी कलम। आज के दिन मैं एनडीटीवी से ज्यादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूं। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे आप दर्शकों पर नाज है। कई बार लगता है कि मैं संस्था का कम आप दर्शकों का प्रतिनिधि ज्यादा हूं। भोजपुरी गांव है मेरे लिए, हिंदी मेरे लिए भाषा का वह शहर है, पहला शहर जहां मैं गांव से शहर आया था। लेकिन मुझे भारत के हर राज्य के दर्शकों से प्यार मिला है। हिंदी प्रदेशों की कुंठित राजनीति ने हिंदी को हथियार बना दिया। इससे हुआ कुछ नहीं, हिंदी को लेकर कुंठाएं ही बढ़ती चली गईं, किसी का भला नहीं हुआ। मैं उन सभी गैर हिंदी भाषी पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्वानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी हिंदी को समृद्ध किया, जिन्होंने मेरे लिखे हुए का अपनी भाषा में अनुवाद किया और अपनी भाषा में लिखी हुई जानकारियों का मेरे लिए अनुवाद कर दिया मुफ्त में। कई बार लगता था कि अलग अलग डिब्बे जुड़ते जा रहे हैं और रेल बनती जा रही है। उर्दू, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली, मराठी भाषा के पत्रकारों ने कितना कुछ जोड़ा है। यह बात कहीं हिंदी बनाम अंग्रेजी की तरफ ना मुड़ जाए, इसलिए कहना जरूरी है कि अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले विद्वानों और पत्रकारों ने मेरी खुलकर मदद की है, मेरे साथ बराबरी का व्यवहार किया। जो नहीं कर सके, ऐसे हैं, उनका क्या हिसाब करना, उनका क्या रोना, मगर जो बराबरी के साथ पेश आते रहे उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। तमाम आंदोलनों को कवर करने गया, आपके बीच जाते ही जो चीज खास नजर आती थी वो है एक पत्रकार के प्रति आपका विश्वास, आपकी समझ। आप लोगों से मैं घिर जाता था। आपके भीतर कितना कुछ बहने लग जाता था, जिसे एक राज्य को सुनना चाहिए, जिसे सुनाने के लिए पत्रकार से अच्छा कोई जरिया नहीं। मुझे आपके बीच आकर हमेशा लगा कि आप सरकार को कैसे देखते हैं और मैं उस नजर से सरकार को देखने लगा। इसी का भरोसा है कि आपकी सक्रियता में ही भारत का लोकतंत्र धड़कता है। शाहीन बाग और किसान आंदोलन की जिद में मुझे सूरज की रोशनी दिखाई देती है। आपको जनता बनते हुए देखा है। मेरा विश्वास गहरा होता चला है।
कि तंत्र भले खत्म हो जाए लेकिन जनता के बीच जन बचा हुआ है। एक दिन यही जन आज से बेहतर तंत्र बना लेगा। आज कुछ लोगों को यकीन हो गया है कि सारा तंत्र उनके कब्जे में है। अब जन का कोई मोल नहीं। मीडिया को खत्म कर विपक्ष और जनता को खत्म किया जा चुका है। ऐसा सही भी है, मगर यही शाश्वत नहीं है। एक ना एक दिन जब लोग अपनी नफरतों से जर्जर हो जाएंगे, उनकी नफरतें उनके शरीर से दरकने लग जाएंगी, तब उन्हें किसी नई जमीन की तलाश होगी। मेरी इस यात्रा में बहुत सी समझदार औरतें और लड़कियों के अनुभव शामिल हैं। मेरी जीवन साथी का भी, मेरी बेटियों का भी, मेरे सास ससुर ने बहुत साथ दिया ताकि मैं बाहर जाकर रिपोर्ट कर सकूं। मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी ठठेरे की तरह सब ने पीट पीट कर पीतल से बर्तन बना दिया। यह मैं इसलिए भी रेखांकित कर रहा हूं कि पत्रकारिता के पेशे में मर्द ही नहीं, मर्दवादियों का कब्जा है। उनकी आक्रामकता के बीच कई बार दम घुटता था। इतनी आक्रामकता के बीच आप रचनात्मक हो ही नहीं सकते, संवेदनशीलता आ ही नहीं सकती। इस पेशे में तमाम महिला सहयोगियों ने मुझे मर्दों की आक्रामकता से बचा लिया। अगर आप इस पेशे में आ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो हमेशा अपनी महिला सहयोगियों के साथ सलीके से पेश आइए, उनकी काबिलियत को स्वीकार कीजिए, तारीफ कीजिए। वो लाल माइक याद आता रहेगा, अब वो लाल माइक नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आप दर्शकों की आदतों में मैं शामिल हो गया हूं। आप काफ़ी तकलीफ में थे कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं प्राइम टाइम क्यों नहीं कर रहा हूं। मुझे लगा कि चुपचाप किनारे हो जाना चाहिए। धीरे धीरे मेरे नहीं होने की आदत आपको डाल देनी चाहिए। इसलिए कई दिनों से प्राइम टाइम नहीं कर रहा था ताकि आप मुझे कुछ भूल सकें, मगर आप हैं, मानते ही नहीं। हर रात 9 बजे के बाद मैसेज करने लग जाते हैं कि कहाँ हो, बीमार तो नहीं हो, सब ठीक तो है, एनडीटीवी में क्या चल रहा है, आप अच्छे हैं। तो भारत का मीडिया स्पेस बदल चुका है। उन हजारों युवाओं की सोचिए जो पढ़ाई पत्रकारिता की कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, मगर उन्हें काम दलाली का करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अब कोई सांस्थानिक जगह नहीं बची है। इसी के बीच जो आने वाले पत्रकार हैं, जो इस वक्त पत्रकार हैं, सभी को जूझना है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पांव ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पर झुका दिया। कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे। आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते। इसकी गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा। यह सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते। आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं। इसके खतरे की गंभीरता को समझिए। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है ताकि सारे अवैध काम वैध नजर आए। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। उसका भी क्या भरोसा, कभी आसमान में होता है, कभी पाताल में। एक YouTube चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल।